हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी लोगों को हर रोज़ यहाँ पर दो वीडियो मिल जाती हैं, जीके जीएस की होती हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। जो कि स्टार्ट होने की जो डेट है वो 2 अगस्त रखी गई है, यानी कि 2 अगस्त से आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको लगातार देखनी है ये सारी वीडियो। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर ना किया हो वो लोग कर देंगे पहले, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेंगे, क्योंकि जो हर एग्ज़ाम का एनालिसिस है वो यहीं पर आपको मिलता है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो एसएससी का या फिर कोई भी शिफ्ट हो। चलिए शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो अगर लिंगराज मंदिर की बात करेंगे हम लोग, तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो उड़ीसा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिंगराज मंदिर की बात करें तो ये 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था, जो कि राजा जाजती केसरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। तो कई बार एसएससी एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। और ये किस भगवान को समर्पित है, इसकी बात करें तो ये भगवान शिव को समर्पित है। और ये लाल बलुआ पत्थर से निर्मित रहा हुआ और वास्तुकला की कलिंग शैली का एक उदाहरण भी रहा हुआ है। बाकी और भी यहाँ पर कुछ मंदिर हैं, जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पूछ लिया जाए या ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पूछ लिया जाए, तो ये दोनों जो मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में। उड़ीसा की बात करें तो ब्रह्मेश्वर मंदिर, जगन्नाथ मंदिर, लिंगराज मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, ये सारे मंदिर जो हैं उड़ीसा में हैं। बाकी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर और मार्तंड सूर्य जो मंदिर है ये स्थित है गुजरात में। तमिलनाडु की बात करें तो बृहदेश्वर मंदिर, रंगनाथ स्वामी मंदिर और मीनाक्षी अम्मन मंदिर जी हैं, ये सारे मंदिर तमिलनाडु में है। तो मंदिरों से भी क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये याद रखने हैं। क्वेश्चन है कि हड़प नीति किसने बनाई हुई थी। तो अगर हड़प नीति की बात करें तो यहाँ पर हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाई गई थी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी थे। ये राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने हड़प नीति की शुरुआत की हुई थी। बाकी अगर इनके शासनकाल की बात करें तो 1848 से लेकर के 1856 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे हुए थे। बाकी और अगर बताएं तो हड़प नीति के अनुसार शासकों को स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अनुपस्थिति में हिंदू भारतीय राज्यों का विनाश किया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने इसे शासन करने का पश्चिमी तरीका पूर्वी की तुलना से बेहतर था। बाकी यही लॉर्ड डलहौजी थे जिन्होंने 1853 में ट्रेन चलाई थी मुंबई से थाने के बीच में। तो अगर भारत में रेलवे का जनक कहा जाए कि कौन से वायसराय हैं, तो वो लॉर्ड डलहौजी रहे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ। तो देखिए, फिल्म से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो रुस्तम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार की फिल्म जो है रुस्तम 2016 के अप्रॉक्स आई हुई थी, तो इसके लिए अक्षय कुमार को यहाँ पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो अगर पीसी महालनोबिस मॉडल की बात करें तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी जो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। 1953 में भारतीय सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र बोलिस द्वारा आधारित की गई आपकी महालनोबिस मॉडल आधारित थी। और दूसरी पंचवर्षीय जो चली हुई थी, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेकर 61 तक रहा हुआ था, और इसे सार्वजनिक क्षेत्र के विकास और तेजी से औद्योगिकीकरण पर केंद्रित रखा गया था। बाकी पहली 1951 से लेकर के 1956 तक चली हुई थी, जो कि पूर्णतया बात करें तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, यानी कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी जो पहली पंचवर्षीय योजना रही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो अगर मैग्नीज की बात करें तो हमारे देश में जो मैग्नीज अयस्क का सर्वाधिक भंडार है वो उड़ीसा में है, जबकि सबसे अधिक अगर मैग्नीज बात करें कि उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भंडार सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मैग्नीज की, लेकिन सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश राज्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है। तो कई रोग होते हैं जो मच्छर के काटने से हो जाते हैं, जिसमें कि डेंगू आता है, चिकनगुनिया आता है, मलेरिया होता है, गैस्ट्रोएंटेरिटिस होता है, जैसी घातक बीमारियां जो होती हैं ये सारी मच्छर काटने के कारण होती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन कि आर्म्स एक्ट भारत में कब आया हुआ था। तो आर्म्स एक्ट की बात करें तो जो यहाँ पर भारतीय शस्त्र अधिनियम है ये 1878 का आया हुआ था, कई बार पूछा गया है। और सन 1878 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित 11वें अधिनियम के अनुसार किसी भी भारतीय नागरिक के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र यानी हथियार रखना, उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हुए थे।
तो भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता हुआ था, तो रजत पदक थे 4, यहाँ पर कांस्य पदक थे। और जो स्वर्ण पदक पूछा गया वो नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया था भाला फेंक के अंदर। तो नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक के अंदर ये पदक जीता हुआ था। टोक्यो पैरा ओलंपिक में कुल 19 पदक जीते गए थे, 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर थे और 6 कांस्य पदक थे। तो ये भी याद रखना है, ये पैरा ओलंपिक भी पूछा जाता है 2020 का टोक्यो का। क्वेश्चन है कि महानदी किस राज्य से होकर के बहती है। तो अगर महानदी की बात कर लें, तो जो महानदी है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होकर के बहने वाली नदी है। और इस जो महानदी बेसिन जो है उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व में फैला हुआ है, जो कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित गोंडवाना बेसिन के लंबवत होती है। तो जो गोंडवाना का रॉक सिस्टम है वो यहीं पर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 तक किस खिलाड़ी को ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। देखिए भाला फेंक खिलाड़ी की यहाँ पर बात की गई है, 21 भाला फेंक खिलाड़ी को 2025 तक ओलंपिक से बैन किया गया है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा शिवपाल सिंह हो जाएगा, यानी शिवपाल सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिन्हें कि अक्टूबर 2022 तक इनको ओलंपिक में भाग लेने से मना कर दिया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के एथलीट थे 2019 के, जिन्होंने एशियाई चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता हुआ था। और वहाँ पर उन्होंने 86.2 मीटर का अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत थ्रो हासिल किया हुआ था। तो इनको क्या किया गया, इनको डोपिंग के मामले में ये है कि 2025 तक ओलंपिक से बैन कर दिया गया है। शिवपाल सिंह को भाला फेंक के खिलाड़ी थे। नेक्स्ट है कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो अगर मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की बात करें तो ये जो पुरस्कार है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये युवा मामलों के मंत्रालय के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक होता है, एक प्रमाण पत्र होता है और 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल होता है, जो कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है। और यह जब पहली बार है 1991 में 1991 में विश्वनाथ आनंद को शतरंज के लिए प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सितार वादक है। तो यहाँ पर सितार वादक से अगर संबंधित कलाकार की बात करें तो पंडित रविशंकर भी बड़ा नाम है, जिन्होंने 5 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं और पहला ग्रैमी यानी पहले भारतीय थे ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। तो दोनों तरह से इनको याद रखा जाता है और सबसे अधिक भी जीते हुए। लेकिन पंडित रविशंकर भी हैं, बुद्धादित्य मुखर्जी हैं, विलायत खान है, ये 3 तो काफ़ी प्रसिद्ध नाम हैं जो कि पूछे जाते हैं सितार से संबंधित। बाकी उमा शंकर मिश्र हैं, शाहिद परवेज भी हैं। सरोद से पूछ लिया जाए तो अमजद अली खान संबंधित है, अलाउद्दीन खान संबंधित है, अली अकबर खान संबंधित है, बुद्धदेव दास गुप्ता संबंधित है। तो ये सारे जो लोग हैं ये सरोद से संबंधित कलाकार हैं। बाकी अगर संतूर पूछा जाता है तो संतूर में शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी, ये 2 नाम काफ़ी यहाँ पर फेमस हैं, तो दोनों को याद रखना है जिससे कि इनका संबंध है। शहनाई की बात करें तो बिस्मिल्लाह खान, अली अहमद हुसैन खान, दया शंकर जगन्नाथ, ये सारे लोग शहनाई से संबंधित कलाकार हैं। बांसुरी की बात करें तो हरि प्रसाद चौरसिया, पन्ना लाल घोष, राजेंद्र कुलकर्णी और वी कुंजमणि, तो ये लोग जो हैं ये बांसुरी से इनका संबंध है। तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खान, गुदमई महाराज, किशन महाराज, लतीफ़ खान, सुखविंदर खान, तो ये सारे जो लोग हैं ये तबला से संबंधित हैं। वहीं वायलिन की बात करें तो टी.एन. कृष्णन, डॉक्टर एन राजम, एल सुब्रमण्यम, ये सारे लोग यहाँ पर संबंधित हैं वायलिन से। और बाकी पखावज की बात करें तो गोपाल दास, ठाकुर लक्ष्मण सिंह, छत्रपति सिंह और रहमान खान, ये सारे लोग पखावज से संबंधित है। तो ये सारे जो यहाँ पर क्वेश्चन है ये याद रखना है, क्योंकि हर शिफ्ट में ये वाद्य यंत्र जरूर पूछे जाते हैं एसएससी के एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आराम बाग बाबर ने किस जगह पर बनाया हुआ था। तो अगर आराम बाग की बात करें कि बाबर ने कब बनाया तो आगरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है। और इसकी बात करें तो आराम बाग भारत के सबसे पुराने मुगल बगीचों में से एक है और यह मुगल सम्राट बाबर के द्वारा 1528 में बनाया गया था। तो आराम बाग ये बाबर के द्वारा बनाया हुआ था आगरा में। यह ताजमहल के पूर्वोत्तर में स्थित एक फारसी उद्यान है, इसका मतलब होता है आराम का बाग। तो आराम बाग जो है ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। बाकी स्थापना उसकी बता दें तो 1506 में सिकंदर लोधी के द्वारा आगरा शहर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है कि 2001 और 11 की जनगणना के बीच भारत की जनसंख्या वृद्धि कितनी हुई थी। तो अगर भारत की जनसंख्या वृद्धि की बात करें
तो 17.70% जो है रही हुई थी 2001 और 11 के बीच जनगणना वृद्धि। और 2001 से 2011 की जनगणना के बीच अगर बात करें तो पिछले दशक में 21.5% की तुलना में 17.7% वृद्धि हुई थी। इस दशक के दौरान जो सबसे अधिक वृद्धि करने वाले राज्य थे, जिसमें कि बिहार राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक दर्ज की गई थी, यानी कि 25.4%, जबकि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 20% से अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये भी पूछ लेते हैं कितने परसेंट हुई थी। तो 2001 से 2011 तक तत्कालीन जो गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे द्वारा जारी अंतिम जनगणना के अनुसार 1 मार्च 2011 तक भारत की जो कुल जनसंख्या आपकी 121 करोड़ थी। तो 121 करोड़ यहाँ पर जनसंख्या रही हुई थी। अभी 2000 आपकी 21 में होनी थी, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध भारतीय नर्तक है। तो उदय शंकर जो रहे हुए हैं, ये प्रसिद्ध भारतीय नर्तक रहे हुए हैं। उदय शंकर एक प्रसिद्ध भारतीय नर्तक हैं। वह भारतीय नर्तक, कोरियोग्राफर और आधुनिक नृत्य के अग्रणी भी रहे हुए थे। अगर बात करें तो इन्हें पद्म विभूषण की तो 1971 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जो कि भारत में दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नागरिक पुरस्कार होता है। बाकी इला मेनन की बात करें तो यह भारतीय समकालीन कलाकार रही हैं। उदय शंकर की बात करें तो ये भारतीय शास्त्रीय नर्तक रहे हुए हैं। सतीश गुजराल की बात करें तो भारतीय चित्रकार रहे हैं। अगर भीमसेन जोशी पूछा जाए तो ये भारतीय गायक रहे हुए हैं। तो ये इतने नाम जाने पहचाने हैं कि इन्हीं में से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो होमी जहांगीर भाभा जो हैं, इन्हें भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। वह एक भारतीय परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्होंने भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना भी की हुई थी। और मार्च 2019 में अजय कुमार मोहंती को भाभा एटॉमिक रिसर्च के निदेशक के रूप में 3 साल की अवधि के लिए नियुक्त भी किया गया था। तो ये इनसे यहाँ पर रिलेटेड याद रखना है। बाकी अगर ये पूछा जाए भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे, तो विक्रम साराभाई थे। रमन प्रभाव के सीवी रमन थे। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम के अगर जनक पूछे जाए तो होमी जहांगीर भाभा थे। और मिसाइल मैन इंडिया अगर पूछ लिया जाए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जो थे वो एपीजे अब्दुल कलाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन सुपर लीग 2021-22 फुटबॉल फाइनल किस टीम ने जीता हुआ था। तो अगर इंडियन सुपर लीग 2021-22 की बात करें तो हैदराबाद एफसी ने जीता हुआ था फुटबॉल फाइनल। हैदराबाद आईएसएल चैंपियन बनने वाली 5वीं क्लब बन गई थी, जो कि अब तक खेले गए 8 आईसीएल सीजन की टीमों में खिताब जीतने वाली सफल टीम रही हुई थी। 2020-21 की अगर बात करें तो मुंबई सिटी जो एफसी थी ये चैंपियन थी। 2019 की बात करें तो एटीके मोहन बागान थी। 2018 की बात करें तो बेंगलुरु एफसी थी। 2017 की बात की जाए तो चेन्नई एफसी थी। 2016 की बात की जाए तो एटीके मोहन बागान था। 2015 की बात की जाए तो चेन्नई एफसी थी। और 2014 की आईएसएल की बात की जाए तो एटीके मोहन बागान थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीके जो मोहन बागान है इसने पहली बार जीता हुआ था और 2014 में शुरू भी हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि शुष्क जलवायु में सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में पाई जाती है। तो अगर शुष्क जलवायु की बात करें तो राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है शुष्क जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो पश्चिम क्षेत्र होता है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मून लाइटिंग को लेकर किस कंपनी ने 300 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया। तो मून लाइटिंग की बात करें तो विप्रो ने ये कंपनी ने किया है, 300 कर्मचारियों को यहाँ पर बाहर कर दिया। मून लाइटिंग का मतलब ये होता है कि एक समय में 2 नौकरी करने वालों को मून लाइटिंग का नाम दिया जाता है। मून लाइटिंग होता है कि एक ही समय पर 2 लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो देखिए वहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्कैनर आपका आउटपुट डिवाइस नहीं था, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस रहा हुआ था, जो कि वहाँ पर पूछा गया था। इसी तरह से और वर्ड है, फ्लैट स्क्रीन जो होता है ये आपका आउटपुट डिवाइस होता है। एलसीडी की बात करी जाए तो ये भी आउटपुट होता है। एलसीडी का अर्थ पूछ लिया जाता है तो ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये भी किसी तरह कई बार यहाँ पर फुल फॉर्म तक पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अगर तमिलनाडु की चोटी की बात करें सबसे ऊंची
तो दोद्दा बेटा इसकी सबसे ऊंची चोटी होती है तमिलनाडु की। तमिलनाडु एक दक्षिण भारतीय राज्य है और भारत का सबसे दक्षिणी सिरा कन्याकुमारी जो है तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है दोद्दा बेटा। और दोद्दा बेटा की जो ऊंचाई है वो 2637 किलोमीटर अप्रोक्स होती है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों ने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया हो तो आपको करना है, क्योंकि 2 वीडियो आपको हर रोज यहाँ पर मिलते हैं जीके जीएस के। तो आपको सपोर्ट करना है। बाकी हर अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।